Hi everyone, welcome to Officer Zada 24/7 and welcome to this session where we will be discussing the important questions of Unit 9, that is Capital Investment Decision. Unit 10 and 11 are definitely smaller units. Basically 10 is a smaller unit. So we will be discussing about capital investment decision, जो कि किसके बारे में बात करते हैं कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं वाइल डूइंग अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिकॉज इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट and you cannot turn, you cannot reverse your decision making. So इसीलिए capital investment decision is very important because you will have to think of it. आप एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आप उसमें रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा. देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट यू हैव टू फॉलो. चलिए, द री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन इन द केस ऑफ IRR टेक्निक इज. अब ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की टेक्निक्स हैं. एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है मॉडर्न टेक्निक्स. तो वी हैव टू काइंड ऑफ टेक्निक्स, वन इज ट्रेडिशनल टेक्निक एंड अनदर इज मॉडर्न. ट्रेडिशनल में वी हैव मेन टू, दैट इज ARR, that is accounting rate of return, and we have payback. Modern में we have NPV technique, we have IRR, we have the better version of IRR which is MIRR in case of we have negative cash flow, and then we have discounted payback मेथड. तो ये हमारे मॉडर्न टेक्निक्स हैं. जब हम IRR की बात करते हैं तो IRR एक ऐसी टेक्निक है जो फेल हो जाती है ड्यू टू रीजन नंबर वन. यहाँ पर जो हम लोग क्या है ना, कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं. जैसे IRR में हमारी एजम्पशन ये भी होती है कि मेरा जो कैश फ्लो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इट इज सर्टेन, इट इज फिक्स एंड इट विल नॉट चेंज. देन देर इज नो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. ये भी हम इन्फ्लेशन वो एजम्पशन लेते हैं, और साथ में एक और एजम्पशन लेते हैं कि जो कैश फ्लो हम जनरेट कर रहे हैं विच इज सर्टेन, it is reinvested at IRR only, internal rate of return, which is not at all a practical assumption. तो we assume this, इसकी वजह से ही इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं माना जाता. ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज प्रॉफिट सेंट्रिक एंड यूजफुल एंड यूजेस प्रॉफिट फॉर सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट. नाउ ऑल ऑफ द टेक्निक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर एक्सेप्ट योर ARR, ऑल ऑफ देम आर कैश फ्लो सेंट्रिक. यहाँ पर हम हर जगह कैश फ्लो की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ ARR एक ऐसा मेथड है वेयर वी टॉक अबाउट प्रॉफिट सेंट्रिक, यानी इवेल्युएशन इज डन यूजिंग प्रॉफिट. Then, multiple IRRs are obtained when cash flow in the early stage of the project exceeds cash flow during the later stage. Cash flow reverse their sign during the project. Cash flow are uneven or none of the above. Now, जब हमारे कैश फ्लो साइन रिवर्स करते रहते हैं, साइन रिवर्स करने का मतलब क्या है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव की सिचुएशन होती है, देन दैट इज अ टाइम जहां पर हमारे पास मल्टीपल IRR ऑब्टेन हमें मिल सकते हैं. वी कैन फाइंड मल्टीपल IRR इन दैट सिचुएशन. ठीक है. कौन सी सिचुएशन, जहां पे हमारे प्रोजेक्ट में अनइवन कैश फ्लो जो है हमारे, वो अपने साइन को रिवर्स कर लेते हैं, दे चेंज कर लेते हैं, दैट इज द टाइम we will find multiple IRR. This is wrong. The arrow is wrong. The right answer will be option number B. Then, from the following data, you are required to calculate कि कौन सा project would be better on the basis of given data. Now, ये हमारा जो question है, this is based on your ranking. ठीक है. और इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिचुएशन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू से पे बैक में हम उसको चूज करते हैं जब जो सबसे कम हो. सो आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्ट Y ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक. तो ये वाला मेरा ऑप्शन गलत हो जाता है. NPV के केस में सबसे ज्यादा NPV वाले प्रोजेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगी, दैट इज Z. सो दिस वन एंड दिस वन इज रॉन्ग, दो वी हैव आंसर, पर समझ लेते हैं. IRR में अगेन द हाइएस्ट वन विच इज Y, and ARR के केस में अगेन द प्रोजेक्ट विच हैज हाइएस्ट ARR, तो Z. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A. तो जब मेरे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं एंड आई हैव टू डू अ डिसीजन मेकिंग, वी कॉल इट एज अ सिचुएशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट. ठीक है. देन a company is about to launch a company is planning to launch a new project. Based on their projection, they estimate future following cash inflow and outflow for the next year. What will be the net cash flow for the entire 4-year period? तो आप देखो यहाँ पे आपका नेट कैश फ्लो निकालना है 4 साल के लिए. तो देखो
इधर 5 लाख टू 4 लाख, ये कितना हो जाएगा 1 लाख का कैश फ्लो है. देन हियर इट वुड बी 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 7 लाख. तो हमारा कैश फ्लो कितना हो जाएगा, नेट कैश फ्लो 7 लाख हो जाएगा. ठीक है. देन फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है आउटफ्लो अपॉन इनफ्लो. ठीक है. आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लो. नाउ द आउटफ्लो इज वेरी क्लियरली गिवन 20 लाख, बट इनफ्लो नहीं दिया, बिकॉज इनफ्लो का मतलब क्या होता है, कैश इनफ्लो विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंस विच मीन्स डेप्रिसिएशन. करेक्ट. जितने भी हमारे नॉन कैश एक्सपेंस हमें ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे फॉर दैट मैटर एक ही दिया हुआ है जो कि डेप्रिसिएशन है. ठीक है. अब मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे कितना दिया है, नहीं दिया, बोला है प्रॉफिट है बट इट इज बिफोर टैक्स. तो मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 3 लाख का. ठीक है. और टैक्स रेट कितना दिया है 50%, दैट वुड बी 1,50,000. सो माई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वुड बी 1,50,000. ठीक है. बोला है डेप्रिसिएशन 10% है स्ट्रेट लाइन मेथड. सो 20 लाख का 10% विल बी 2 लाख. तो ये हो गया 3,50,000. सो 20 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000 वुड गिव अस 5.71 ईयर्स. ठीक है. तो मेरा पे बैक कितना हो जाएगा 5.71. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन. अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है जहां पे मेरा कैश इनफ्लो हर साल इक्वल नहीं है, अभी जो हमने पुराना क्वेश्चन करा उसमें क्या है, मेरा जो कैश फ्लो है ना वो पूरा इवन है, एवरी टाइम आई एम रिसीविंग द सेम. बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. सो फॉर एग्जाम्पल 80,000, देन 80 + 60 विल बी 1,40,000, then 1,40,000 + 60 would be 2 lakh, and this will be 2,20,000. ठीक है. अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है 2,10,000 का, तो यहाँ तक 2 लाख रिकवर हो गया. कितना बचा 10,000. वो 10,000 को मैं कहाँ से रिकवर करूंगी 20 में से. तो 3 इयर्स तो कंफर्म है ही, प्लस 10,000 अपॉन 20 दैट वुड गिव अस 0.5. मेरा पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा 3.5 ईयर्स. ठीक है. देन from the following data you are required to calculate ARR using annual basis method, total investment method and average investment basis method. ठीक है. चलिए जल्दी से निकालने की कोशिश करते हैं. We are required to calculate ARR, है ना. ARR मैंने आपको बताया था इट्स एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न विच इज प्रॉफिट सेंट्रिक. और देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही दिया हुआ है. पहला मेथड ये लोग बोल रहे हैं कि एनुअल बेसिस मेथड पे निकालो. ना एनुअल बेसिस मेथड का मतलब क्या होता है, हर साल का, है ना, एवरी ईयर. सो एनुअल बेसिस मेथड को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या होता है एनुअल बेसिस का, इट इज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन बिगनिंग ऑफ ईयर. ठीक है. साल की शुरुआत में. अब देखो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ईयर 1 का है 80,000 और इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग कितना है 3 लाख. ठीक है. इंटू 100. सो दिस वुड गिव अस 26.67% इंटू 100 है. ठीक है. देन यहाँ पे देखो ये तो 80 है बट इन्वेस्टमेंट अब कितना रह गया 2,30,000 रह गया इन द बिगनिंग क्योंकि डेप्रिसिएशन लग गया है. तो इंटू 100 दिस वुड गिव अस 34.78. ठीक है. और थर्ड ईयर का देख लो 80/160 तो 50% ही हो जाएगा. ठीक है. देन एनुअल बेसिस मेथड हो गया, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर. देन टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस में मेरा एवरेज प्रॉफिट आता है डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग, मतलब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की वैल्यू. तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेम ही रहेगा 80,000 डिवाइडेड बाय कितना इन्वेस्टमेंट है हमारा, हमने किस इन्वेस्टमेंट से शुरू करा 3 लाख से. सो 3 लाख इंटू 100 दैट वुड गिव अस 26.67%. ठीक है. फिर तीसरा एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट होगा और एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा. ठीक है. तो ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट तो 80,000 है.
अब एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 3 लाख बिगिनिंग में वैल्यू थी एंड 90,000 एट द एंड थी, तो 3 लाख प्लस 9 लाख डिवाइडेड बाई 2, एवरेज लेंगे ना, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, so this would come as 1,95,000 into 100 which will give us 41.03%. ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट वन, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंसिडरिंग एवरेज इन्वेस्टमेंट अप्रोच, आपको निकालना है प्रॉफिट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ARR, ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है कंसिडरिंग एवरेज इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. नाउ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 4,60,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 4,60,000 डिवाइडेड बाय 5 वुड गिव अस 92,000, ठीक है, और एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 92,000 है ये, ठीक है, और एवरेज इन्वेस्टमेंट 10 लाख, सैलवेज वैल्यू है 80, तो 10 लाख प्लस 80 वुड बी 10 लाख प्लस 80,000 divided by 2, that would be your 5,40,000 into 100, that means 17.04%, ठीक है. Then now using this information you are required to calculate average rate of return. ये एग्जाम का क्वेश्चन है, चलिए डन. नाउ एनुअल बेसिस मेथड में हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन हमें दिया है 16, इन्वेस्टमेंट द बिगनिंग इज 40, तो 16 डिवाइडेड बाय 40%, तो हर साल का 40% ही आ रहा है. देन टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस में हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, ठीक है, तो हमारा एवरेज हो जाएगा, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4, दैट्स 40 डिवाइडेड बाय 4, दैट्स 10, और इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में कितना था 40, तो इंटू 100, दैट्स 40%, ठीक है. और नेक्स्ट वन, एवरेज प्रॉफिट तो यही है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 0, दैट्स 20 इंटू 100, 50%, ठीक है जी, 50% आ गया. करेक्ट.
Then now in this question you are required to calculate the present value. जल्दी से करिए. चल. Now see in this situation what is given? It says that we have cash flow. हमें cash flow दिया हुआ है different years का और हमें निकालना है present value. ठीक है. So for the first year it is 55,000, year 2 it is 80,000 and year 3 is 15,000. Present value हमें दी हुई है 0.909, 0.826, 0.751. Now we just have to multiply these value and then हमें NPV निकालना होगा. So 55,000 into 0.909 will give us 4,995. Then 80,000 into 0.826, that's 66,080. Then 15,000 into 0.751 would give us 11,265. टोटल हो गया 1,27,340 माइनस हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख का. सो वी हैव पॉजिटिव एनपीवी ऑफ 27,340 एंड वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ये एनपीवी पॉजिटिव है. ठीक है. अब इसी में अगर हम लोगों को डिस्काउंट रेट नहीं दिया होता, जैसे इस पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया होता तो कैसे निकालते, वो भी आना चाहिए. तो पहले हम ईयर 1, 2, 3, 4 का हमारा कैश फ्लो लिख लेते हैं विच इज 25 लाख. ठीक है. 40, 35 एंड 30 और मेरा डिस्काउंट रेट देखो कितना है 10%. तो मैं कैसे निकालूंगी 25 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू m प्लस. पहला साल है. दूसरा साल 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 1.1012 फिर m प्लस. ठीक है. अब 35 है ऐसे ही 1.10 3 बार m प्लस एंड 40 में सेम 4 बार. टोटल करा, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 101.14 और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है 100 पॉइंट. तो यहां पर मेरा जो पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है विच इज कमिंग एज 1.14. तो आई थिंक दिस विल कम एज क्लोज एज 1,76,000. अगर कैलकुलेट करोगे ना प्रॉपरली, मैंने तो कम वैल्यूज करी है ना इसीलिए, तो अगर आप प्रॉपर वैल्यू से करोगे मुझे ऐसा लगता है 1.174 आएगा. ठीक है. देन which organization has been eliminated for the purpose of is working for eliminating unfair trade practice and or transaction with respect to transfer pricing and its impact on cross country investment. So it is OECD जो कि transfer pricing के लिए काम करती है. Then calculate IRR for the following project. Now see IRR के केस में आपको सबसे पहले एक रेट को एज्यूम करना पड़ता है. ठीक है. यू विल एज्यूम वन रेट एंड उसके ऊपर आप डिस्काउंटिंग करोगे, फिर दूसरा रेट एज्यूम करोगे एंड देन डिस्काउंटिंग करोगे. सो हियर फॉर एग्जांपल 2 लाख का आपका आउटफ्लो है, तो ईयर 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 साल है. तो 60,000 60 डिस्काउंटिंग आपको मैंने अभी सिखाई है कैसे करते हैं, वो 1 डिवाइडेड वाले पे वो करो. तो लेट्स टेक 12% सबसे पहले. ठीक है. तो 12% पे डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करते रहेंगे. ठीक है. तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट मैंने एज्यूम करा है 12. आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है. बट कंसिडर करो कि भाई एटलीस्ट आप 10% से 10% या उससे ऊपर ही लो. तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 215542 प्रेजेंट वैल्यू का.
ठीक है, 12% पे। अब मैं अगर 2 लाख सब्रैक्ट करती हूँ तो दिस इज कमिंग 15,542 विच इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना, पॉजिटिव एनपीवी है ये। अब हमें एक नेगेटिव एनपीवी चाहिए होगी तो मैं 18% ले लेती हूँ, 60,000 डिवाइडेड बाय 1.18। तो ये नेगेटिव आ रही है 18% पे, इट इज कमिंग एज 189050। अब अगर मैं इसमें से 2 लाख माइनस कर दूं तो मेरी वैल्यू आ रही है 10,950, 10,950। बस अब ये वैल्यूज आ गई ना, इसी से मेरा आंसर निकलेगा। सबसे पहले हमें लेना है लोअर रेट जो हमने लिया है विच इज 12%। अब इस पे इसी रेट पे जो पॉजिटिव एनपीवी आएगी, ठीक है, फिर पॉजिटिव एनपीवी प्लस नेगेटिव एनपीवी into the difference between these two rates. So 18 minus 12 is 6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। into 6 plus 12, तो मेरा जो IRR रेट है दैट्स कमिंग एज 15.52%। ठीक है, देन हाउ इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेटेड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी पीआई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। अब आप देखो इससे मैच करता हुआ कौन सा ऑप्शन है, very good, right answer will be option number B. Then in the context of profitability index, a value of 1 indicates it is highly profitable or low, it shows that the project is unprofitable. ठीक है, लेस देन 1 है ना। now from the following detail you are required to calculate the MIRR. now in order to calculate MIRR, ठीक है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सी MIRR यूज ही वहां होती है सॉरी जहां पर हमारा नेगेटिव कैश इनफ्लो हो, एंड यू कुड सी दैट इट इज देयर। ठीक है, तो अब हम लोग इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, PVC इज इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू अपॉन 1 प्लस MIRR पर N। ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट क्या होगा, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज टू, तो 240 तो हो ही गया, प्लस अब क्योंकि ये ईयर 1 में है तो मुझे इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू लेनी पड़ेगी। डिस्काउंट रेट कितना है मेरा 1.15, एंड सी व्हाट डज MIRR सेज कि जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है इट वुड ऑलवेज बी योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, डिस्काउंट रेट।
तो 240 प्लस 139 विल बी इक्वल टू, मेरा पीवीसी आ गया 379.13। ठीक है, नाउ टर्मिनल वैल्यू क्या होती है? टर्मिनल वैल्यू इज बेसिकली द कंपाउंडिंग वैल्यू। मैं अपने जो कैश इनफ्लो है इसको री इन्वेस्ट कर रही हूँ एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो टर्मिनल वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे 40 के लिए मेरी टर्मिनल वैल्यू क्या आएगी? 40 को मैं इन्वेस्ट करूंगी 1.15 फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 1 2 3 4। ठीक है, सिमिलरली 120 विल बी इन्वेस्टेड एट सेम रेट फॉर 3 years. Then 160 at the same rate it will be reinvested for 2 years. All of them would be added plus 200 into 1.15 and plus 240. इन सबको हमें reinvest करना है। ठीक है, so 69.96 और 70 आप इसे मान लो। Then 120 into 1.5209 that would be 182.51. Then 160 into 206. Then 200 into 1.15 दैट्स 230। और देखो 240 तो एज इट इज ही आ जाएगा। तो मेरा टोटल कितना आ गया? 934। ये मेरी टर्मिनल वैल्यू हो गई। ठीक है, सो पीवीसी इज 379.13। दिस इज 934 अपॉन 1 प्लस MIRR हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। ये है 6। बस अब देखो सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है जो हमने ज्योमेट्रिक मीन में करा था। द सेम ट्रिक दैट आई हैव टॉट यू वही हमें यहाँ पे यूज करनी है। 379.13 दिस विल कम एज 2.46 बाय 1/6। तो ये रूट में हो गया। अब सेम वैल्यू को जरा देखो, अंडर रूट हम लोग कितनी बार करेंगे? 6 बार। सो 2.46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minus 1 divided by 6 plus 1 and into equals to 12 times. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आ गया 1 प्लस MIRR विल बी इक्वल टू 1.16188। 1 माइनस करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16.19%। ठीक है, या फिर 16.2। कंप्लीट राउंड ऑफ करोगे तो 16.20%। ठीक है, देन इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट दी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। तो अभी हम लोगों ने कैसे करा था उसका फॉर्मूला? सबसे पहले क्या है? प्रेजेंट वैल्यू दी हुई, आउटफ्लो दिया हुआ है, तो आउटफ्लो लिख लेते हैं 5,50,000 75। और क्या क्या इनफ्लो है? 6,50,000 95। ठीक है, अब ये वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या निकालना है? पीआई के बेनिफिट निकालना, मतलब पीआई वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया हमारा 1.18। दिस इज कमिंग एज 1.27 एंड दिस इज कमिंग एज 1। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट कौन सा है? ये वाला। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीआई वी विल बी सेलेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, देन next one, which of the following, which of these is assumption is inherent to IRR but avoided in NPV? सेम थिंग कि हम लोग जो री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो IRR पे करते हैं, ये हमारा assumption है। What does the present value of cost represent in project evaluation? PVC क्या था? इनिशियल कॉस्ट प्रोजेक्ट प्लस जो नेगेटिव कैश फ्लो है डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी हमने करा था ना ये। देन
which index represents the relationship between the cost and benefit of a project proposal. That's profitability index. यही एक इंडेक्स है, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट रेशियो भी बोलते हैं. Then a business typically has 3 elements of cash flow. तो 3 एलिमेंट्स है हमारे, विच इज इनिशियल, ऑपरेटिंग एंड टर्मिनल. इनिशियल जो स्टार्टिंग में रहेगा, ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द बिजनेस में, और टर्मिनल जब हम हमारी मशीन को बेचेंगे. This method simply identifies the period in which the initial investment in the project is fully recovered. It does not take time value of money. देखो जैसे ही बोला कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी अकाउंट नहीं करता, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पे बैक पीरियड, बिकॉज यही है जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसिडर नहीं करते हैं. देन व्हाट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड वेयर द ड्यूटी पेड ऑन एसेट कैन बी ऑफसेट? ऑफसेट कहां पे होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट में. देन capital rationing refers to a situation where funds are restricted, but this is unit number 9 है ना, ये यूनिट नंबर 9 है. सो 8 हो गया है, 9 हो गया है. ठीक है. सो व्हाट डज कैपिटल राशनिंग रिफर्स टू? कैपिटल राशनिंग का मतलब होता है जहां पे हमारे फंड्स रिस्ट्रिक्टेड यूसेज है हमारे पास फंड्स का. वी कैनॉट यूज द फंड्स अनलिमिटेड, बट हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस लगा है, तो फंड को यूज करने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. Then the future years flows in case of NPV are discounted at the expected rate of return, which is subjected and may vary based on the definitely duration and risk. जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा मेरा डिस्काउंट रेट, डिस्काउंटिंग जो रेट है वो बढ़ जाएगा. What does a negative NPV signal for a project? That the project would reduce our income. ठीक है. So it is not advisable to proceed with it because it will result in shareholders wealth का reduction. Then the equivalent annual cost represents the total cost of acquisition. इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक एसेट को ओन करने में, ऑपरेट करने में, मेंटेन करने में मेरे को कितना पैसा लगेगा. देन व्हाट डज इट इंडिकेट व्हेन द एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 0? अगर 0 है तो ना ही ये वैल्यू ऐड करेगी, ना ही लॉस इनकर होगा. देन व्हाट डज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंट्स? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? मेरे इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मैं जनरेट करूंगी एनुअल बेसिस पे. ठीक है. एंड द लास्ट वन, while calculating dash the NPV set to dash. So while calculating IRR, NPV को हम लोग क्या assume करते हैं? 0. This is also a previous year question. So we have discussed approximately 35 question from unit 9 followed by all the numericals. अगर आप इनको और डिटेल में मेरे साथ रिवाइज करना चाहते हैं, so our power pack ABFM बैच इज लाइव, जहां पर हम लोग संडे से रिवीजन शुरू करने वाले हैं ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ ABFM. एंड साथ में BRBL का भी रिवीजन बैच शुरू हो रहा है, तो आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो इन दोनों में. जो डिस्काउंट कोड है इसका वो है Y183, जिससे आपको 82% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अड्डा एप्लीकेशन के थ्रू एनरोल करते हैं. तो इमीडिएटली आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा. आप वहां पे जाके एनरोल करके संडे को हमारे साथ शाम को 8 बजे से जुड़ सकते हैं इस बैच में, एंड BRBL का 7 PM से. ठीक है. चलिए, थैंक यू एवरीवन.